गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल है भाई? देखिए, रजिस्टर वगैरह निकाल के बैठ जाए। इस पूरे चैप्टर में आपको रजिस्टर निकाल के बैठना है, क्योंकि मैं जो बोलूं उसको नोट डाउन करना है आपको। सबसे बड़ी बात ये क्योंकि इसमें समझना कम है, रटना ज्यादा है। समझना कम है, रटना ज्यादा है। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, यानी जीव एवं समष्टियां। जीव यानी कि आप और हम लोग आ गए। वह एक मिलकर, मुख्य रूप से एक जाति मिलकर एक समूह बनाती है, उसको पॉपुलेशन कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? पॉपुलेशन कहा जाता है। तो इस चैप्टर में इसी चीज पर चर्चा होगी। लेकिन जिस एरिया में रह रहा है उसके चारों ओर क्या जो ये बायोटिक फैक्टर है उसको इफेक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है। इस वजह से मुख्य रूप से आपको एनवायरमेंट पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंट पर चर्चा ना करें। तो स्वाभाविक है। सबसे पहले पर्यावरण को आप लोग डिफाइन कर लीजिए। सीधे सीधे कह दीजिए, जीव जिस परिवेश में ऑर्गेनिज्म जिस परिवेश में निवास करता है, निवास करता है, उसे उसका पर्यावरण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ परिधन आवरण। परिधन आवरण यानी कि आप ये रह रहे हैं यहां पर, क्या ये रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं भाई? सीधे सीधे ये देख लो, ये रह रहे हैं, रह लो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, रह चुके। अब स्वाभाविक है, अब स्वाभाविक है कि इसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। ये बायोटिक फैक्टर का, ये बायोटिक फैक्टर का एक आवरण पाया जाता है, जिसका सीधा प्रभाव, जिसका सीधा प्रभाव मुख्य रूप से इस ऑर्गेनिज्म पर पड़ता है। जिसका सीधा प्रभाव इस ऑर्गेनिज्म पर पड़ता है। सीधी सीधी ये कहा जाए, जीवों की विभिन्न क्रियाओं पर इन ए बायोटिक फैक्टर, जैसे मुख्य रूप से कौन सा, टेम्परेचर है, वाटर है, एयर है, सॉइल है, क्या सॉइल है, सनलाइट है, उनका प्रभाव सीधे सीधे मुख्य रूप से इस पर पड़ता है। क्या पड़ता है? सीधे सीधे इस पर पड़ता है। तो स्वाभाविक ये कहा जाता है कि आप जिस परिवेश में निवास करते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, तो उसके एबायोटिक फैक्टर का प्रभाव सीधे सीधे इस पर पड़ता है। तो इसी चीज को मुख्य रूप से अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। अध्ययन करना मुख्य रूप से क्या कहलाता है? इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आप पर डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा, लेकिन प्रभाव निश्चित तौर पर इन फैक्टर का चारों ओर पड़ता है। फैक्टर कौन कौन से हैं? जैसे टेम्परेचर, इनको मैं अलग से टॉपिक लेकर बताऊंगा, बहुत ज्यादा वो हैं। वाटर है, एयर है, सॉइल है, सनलाइट है, क्या ये सभी नॉन लिविंग फैक्टर हैं। ये सभी कैसे हैं? नॉन लिविंग फैक्टर हैं। तो ये सभी इस ऑर्गेनिज्म को, आप और हम लोग बनाए गए, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस, सभी को मुख्य रूप से प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो ये चीज तो आपको एक ध्यान में रखनी है। इसको मैं मिटा दूं, हटा दूं, ये आपका क्या, अब जिस वातावरण या पर्यावरण में, भाई वो ले लेना स्क्रीनशॉट, जिस वातावरण या पर्यावरण में रहे आप पर उसका प्रभाव पड़ा, अब उसकी स्टडी करना है। तो स्टडी को मुख्य रूप से क्या कह दिया जाता है? स्टडी को क्या कह देते? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहा जाता है। इकोलॉजी या
पारिस्थितिकी के नाम से मुख्य रूप से इसको जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के नाम से जाना जाता है। तो इकोलॉजी वर्ड सबसे पहले आएगा। क्रम से आप और हम लोग पढ़ते चले। इकोलॉजी को कहा जाता है पारिस्थितिकी। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो स्वाभाविक है इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म। लिखो, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म among organism and क्या आएगा? and of organism with abiotic factor. क्लियर? abiotic फैक्टर। देखिए, क्लियर मैंने लिख दिया। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑफ ऑर्गेनिज्म विद एबायोटिक फैक्टर। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि ऑर्गेनिज्म के बीच की जो प्रतिक्रियाएं होती, इंटरेक्शन है, उनका अध्ययन, एवं एबायोटिक फैक्टर का, एबायोटिक यानी नॉन लिविंग फैक्टर का। नॉन लिविंग फैक्टर में मुख्य रूप से कौन से आ जाएंगे? आपका वाटर है, टेम्परेचर है, आपका सॉइल है, क्या है? सॉइल है, सनलाइट है। ये सभी मुख्य रूप से एबायोटिक फैक्टर के अंतर्गत आ जाते। तो ये एबायोटिक फैक्टर है जो इस ऑर्गेनिज्म से क्या इंटरेक्ट कर रखते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसी चीज को मुख्य रूप से क्या कह दिया जाता है? इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। 1868 में एक वैज्ञानिक थे, रिचटर वैज्ञानिक थे। इन्होंने मुख्य रूप से ऑइकोलॉजी वर्ड के रूप में मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया था। इन्होंने इकोलॉजी नहीं, इकोलॉजी दूसरे वैज्ञानिक आएंगे, अंश हैकल वैज्ञानिक, उन्होंने वर्ड का उपयोग किया था। लेकिन 1868 में रिचटर वैज्ञानिक थे, इन्होंने ऑइकोलॉजी वर्ड के रूप में मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया था, वर्ड के रूप में प्रयोग किया था। ऑइकोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। दो ग्रीक वर्डों का वर्ड है ये। तो ऑइकोस, कौन सा वर्ड है? ऑइकोस वर्ड है। ऑइकोस का मतलब होता है हैबिटेट, यानी कि वास स्थान। और लॉजी का मतलब आप सभी जानते हैं, लॉजी को कहा जाता है बच्चों स्टडी, और स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। अब इन दोनों को जोड़ दो, वही वर्ड हो गया। देखिए, वास स्थान का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। अर्थात हिंदी में क्या डेफिनेशन आप दे सकते हैं? हिंदी में क्या डेफिनेशन दे सकते हैं कि सीधे सीधे मुख्य रूप से लिखिए। चलिए हिंदी की डेफिनेशन लिखिए। जीवों व पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ये डेफिनेशन मैंने लिख दी। जीवों व पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। अब भैया जीव तो आप समझ चुके स्वयं हैं, पर्यावरण यानी पर्यावरण में पीछे में बता क्या, पर्यावरण के जो बायोटिक फैक्टर जो हैं उनके बीच क्या इंटरेक्शन पाया जाता है, उनके बीच क्या प्रतिक्रियाएं होती, क्या संबंध है, उसी का जो अध्ययन किया जाता, उसी अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। वास्तव में मुख्य रूप से
ये जो वर्ड दिया गया था, ये जो वर्ड है आपका ये वाला इकोलॉजी वर्ड 1969 में 1969 में अर्नस्ट हीकल नामक वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से दिया था। अब कभी कभार इन दोनों वैज्ञानिकों की चर्चा सुन लीजिए। कभी कभार मुख्य रूप से क्या होता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि वहां आपको नहीं मिले कि हीकल वर्ड इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था, हीकल नहीं मिले और वहां रजिस्टर मिल जाए, तो आपको रजिस्टर लगा के आना है। क्या लगा के आना है? विशेष ध्यान पे देना, रजिस्टर वर्ड लगा के आना। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो उपयोग इस वर्ड का किया था वो ऑइकोलॉजी के रूप में किया था। ऑइकोस का मतलब होता है हैबिटेट और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि वास स्थान का अध्ययन करना ही। वास स्थान में जो फैक्टर है उनका जो प्रभाव मुख्य रूप से जो लिविंग बीइंग पर पड़ता है उनका जो अध्ययन करना होता है, वही अध्ययन मुख्य रूप से क्या कहलाता है बच्चों? सीधे सीधे इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के नाम से जाना जाता है। अब कई वैज्ञानिकों ने समय समय पर डेफिनेशन दी थी। एक वैज्ञानिक की डेफिनेशन यहाँ लिख देंगे क्योंकि आपको स्क्रीनशॉट दिलवाना है, एक की यहाँ लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ की डेफिनेशन लिख दीजिए। अकॉर्डिंग, दिखाई दे रहा है बच्चों? अकॉर्डिंग टू, आपके पहली ले ले ओडम। अकॉर्डिंग टू, दिखाई दे रहा है? मेरी चेहरा की जरूरत नहीं है, आप बोर्ड को दिखाई दे, मैं बात कर रहा हूं, दिखाई दे रहा है, विजुअल है बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू ओडम, तो इसकी डेफिनेशन लिखिए। जीव की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति की संरचना व कार्यों का अध्ययन करना, शॉर्ट में लिख दो अध्ययन करना। तो ओडम जो वैज्ञानिक थे, ओडम वैज्ञानिक ने मुख्य रूप से क्या कहा था? सीधे सीधे आप ये पढ़ लीजिए, जो ओडम वैज्ञानिक कह रहे हैं वो पढ़ लीजिए, सीधे सीधे जो कह रहे हैं। पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव, अच्छा यहाँ सिर्फ विज्ञान नहीं लिखा है, विज्ञान भी कर दीजिए बच्चों। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गाता, अरे भाई ये कोई मिस्टेक थोड़ी है, अंतर्गत प्रकृति की संरचना व कार्यों का अध्ययन करना ही इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी, ओडम ने क्या कह दिया? सीधे सीधे यहाँ आप ध्यान दें, प्रकृति की संरचना कैसी है और वह कार्यों, उनका क्या कार्य है। प्रकृति की संरचना यानी पर्यावरण की संरचना दो प्रकार की, लिविंग और नॉन लिविंग की। इनके बीच में क्या इंटरेक्शन है, इनके बीच में क्या संबंध है, इनके बीच की क्या प्रतिक्रिया है, उसकी स्टडी करना ही मुख्य रूप से ओडम के अकॉर्डिंग क्या कहलाती है? स्टडी करना, यानी संरचना और कार्य, तो वही क्या कहलाती है? इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाती है। क्लियर? तो एक डेफिनेशन मुख्य रूप से ये दी गई थी। दूसरी डेफिनेशन में आपको लेके जा रहा हूं। हैकल साइंटिस्ट थे, अकॉर्डिंग टू हैकल, अकॉर्डिंग टू हैकल, देखिए इनकी डेफिनेशन को सुनिए। जीवधारियों एवं, बताते चलना, दिखाई नहीं दे रहा है, उसके वातावरण, अब बस यही बहुत है, उसके, वैसे इतनी लंबी लिख दी जाती तो सही रहती, चलो लंबी मैं लिख रहा हूं क्योंकि यहां बहुत नीचे जाएगी। देखिए यहां से शुरुआत कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू हैकल, हैकल मुख्य रूप से वैज्ञानिक थे, वह क्या कहते थे? देखिए सुनिए, जीवधारियों दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, मुझे यहां से दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। जीवधारियों एवं उसके वातावरण
इसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। देखिए सब लोग इसका ले लीजिए, एक एक शॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए जल्दी जल्दी। अकॉर्डिंग टू ही, देखिए अकॉर्डिंग टू ओडम, ओडम क्या कह रहे हैं कि प्रकृति की संरचना एवं उनके कार्यों का अध्ययन कर लिया जाए, उसी को क्या कह दिया जाता है, इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कह दिया जाता है। स्वाभाविक है, प्रकृति की संरचना कैसी है, पर्यावरण कैसा है, उसमें दो ही चीजें, इसके अलावा तीसरी चीज कुछ है ही नहीं है। एक तो एबायोटिक फैक्टर है, दूसरे बायोटिक फैक्टर है। इनकी संरचना की एवं इनके बीच में जो इंटरेक्शन पाया जा रहा है, पारस्परिक जो संबंध पाया जा रहा है, ये पारस्परिक वर्ड का उपयोग नहीं किया था, वो हिकल ने किया था। दोनों की डेफिनेशन एक जैसी हो जाती है कि उनके बीच जो कार्य हैं, क्या संबंध है, उसको क्या कह रहे हैं, ओडम इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कह रहे हैं। भैया हिकल आए, हिकल ने ये कह दिया 1969 में, जीवधारियों एवं उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों। भैया तो देख लिए यहाँ जीवधारियों एवं उसके वातावरण, ये संरचना का वर्ड उपयोग कर रहे थे। तो इनके बीच का जो पारस्परिक संबंध होता है, क्या इनके बीच का जो पारस्परिक संबंध होता है, उसी संबंध को मुख्य रूप से पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये आपका इंट्रोडक्शन है, ये आपका एक तरीके से इंट्रोडक्शन है कि इकोलॉजी क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, किसने ये शब्द दिए। तो ये आपको आना बहुत जरूरी है, ये आपको आना। चलिए ले लीजिए फोटो, फिर मैं अब चलता हूँ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस पर। जैव संगठन क्या होता है, बायो ऑर्गेनाइजेशंस मिटा दूं। चलिए, डस्टर नहीं दिखाई दे रहा है तो कपड़े का प्रयोग करना पड़ेगा भैया। क्या है, घर में जो छोटे छोटे नन्हे बच्चे होते तो वो डस्टर इधर उधर कर दिया होगा, अभी मैं देखता हूँ। चलिए मैं तो जब तक ये मिटा लेता हूँ, इसी से कोई समस्या नहीं है। जो सरल सुविधा उपलब्ध हो जाए उसी से कार्य को कर लिया जाए। अभी देखता हूँ कहाँ, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, ये डस्टर रखा हुआ, देखिए ये डस्टर रखा हुआ। चलिए, तो अब आप और हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस पर। किस पर चर्चा करते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस पर। तो देखिए बहुत अच्छा वो है, जैव संगठन, यहां लिख दूं, यानी कि मुख्य रूप से प्रकृति में किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन लेवल पाया जाता है। लेवल वर्ड उपयोग कर दूं। चलिए, प्रकृति में किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन लेवल पाया जाता है, किस प्रकार का मुख्य रूप से संगठन पाया जाता है। वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से इस संगठन को दो रूपों में बताया। वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से इस संगठन को दो रूपों में बताया। एक तो बताया कि लो लेवल, निम्न लो लेवल का ऑर्गेनाइजेशन लेवल पाया जाता है। फर्स्ट जो है लो लेवल, और दूसरा जो पाया जाता है वह है हाई लेवल। ठीक है, तो ये दो प्रकार का संगठन मुख्य रूप से प्रकृति में देखने को मिलता है। इसको कह देते हैं निम्न श्रेणी का ऑर्गेनाइजेशन लेवल, और इसको कह देते हैं, हाइट लिख दिया HIGH, हाई लेवल, उच्च श्रेणी का संगठन लेवल। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आता है, इसमें मौलिक कण, अभी आपको समझ में आ जाएगा, इंग्लिश मीडियम कह रहे हैं। मौलिक कण क्या होते हैं, देखिए मैंने लिख दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन,
और न्यूट्रॉन भी लिख दूं, चलिए लिख दीजिए। यहां दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा तो मैं नीचे भी लिखने में सक्षम हूं। बिल्कुल दिखाई दे रहा है, न्यूट्रॉन। क्या इनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? मौलिक कण कहा जाता है। पहली बात तो मुख्य रूप से ये, ठीक है, यहां से ध्यान में रखिए। फिर इन्होंने मिलकर मुख्य रूप से क्या बनाया? परमाणु बनाया। परमाणु ने मिलकर क्या बनाया? अणु बनाया। क्या बनाया? परमाणु ने मिलकर मुख्य रूप से क्या बनाया? अणु बनाया। और अणु ने मिलकर क्या बनाए? सरल यौगिक, यानी सिंपल कंपाउंड। और सिंपल कंपाउंड ने मुख्य रूप से क्या बनाए? जटिल, इनकी देखिए यहां यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मैक्रोमोलिक्यूल्स एक तरीके से कह दें। क्या कह दें? मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाए। और इसके बाद मुख्य रूप से आपका क्या बना होगा? इन्होंने प्रोटोप्लाज्म और सेल, ये इस प्रकार का जो लेवल पाया जाता है वह लो लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि निम्न श्रेणी के जो जीव आ जाते हैं उनका शरीर इस प्रकार से मिलकर बना होता है। उनका शरीर मुख्य रूप से इस प्रकार से प्रकृति में संरचनात्मक रूप से पाया जाता है। हाई लेवल का क्या होगा? यहां से स्टार्ट कर दें आप लोग। ये क्या है? सेल है। ये क्या, मैं बड़ी बना रहा हूं, ये क्या है? सेल है। कोशिका है। ये जो बड़ उपयोग किया है, यहां आ गया लो लेवल का लास्ट मौलिक कण, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ने मिलकर परमाणु बना दिए। परमाणु ने मिलकर अणु बनाए, अणु ने मिलकर यौगिक बनाए, यौगिक में आपके मैंने पहले सरल ले लिए फिर जटिल ले लिए, ऐसे कर दिया है। सरल में जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज ने आपस में मिलकर मुख्य रूप से आपके पॉलीसैकेराइड बना दिए। इस रूप में याद कर लीजिए आपका। क्लियर? ये सेल है। ये जो आपके सब प्रोटोप्लाज्म, सेल के प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है वो सारी चीजें, और उसके चारों एक लेयर बन जाती है, उसी को क्या कहने लगती है? कोशिका या सेल कहते हैं। तो स्वाभाविक है कि मुख्य रूप से आपके जो यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं उनमें सिर्फ सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है। उसमें सिर्फ और सिर्फ संगठन जो पाया जाता है वह ये लेवल का संगठन पाया जाता है। ये लेवल का संगठन है। उसमें टिश्यू नहीं है, उसमें ऑर्गन नहीं है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है। विशेष ध्यान रखें, हाई लेवल का ऑर्गेनाइजेशन लेवल नहीं पाया जाता है आपके ये बात सीधे सीधे किसमें? यूनिसेलुलर एनिमल में। क्योंकि सिर्फ एक ही सेल की मिलकर उनकी बॉडी बनी हुई है। यूग्लिना ले लें, अमीबा ले लें, चाहे आप मुख्य रूप से पैरामीशियम ले लें, ये एग्जाम्पल एक रूटीन में बताए जा रहे हैं। तो सेल का जो ग्रुप था, संरचना उत्पत्ति कार्य में समान था। इन्होंने एक ये समूह बनाया, ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। तो ये मुख्य रूप से क्या बन गया बच्चों? टिश्यू बन गया। अब इस प्रकार के बहुत सारे टिश्यू जो एक जैसा कार्य करते हैं, क्या बहुत सारे टिश्यू जो एक जैसा मुख्य रूप से कार्य करते हैं वह एकत्रित हो गए। क्या वह मुख्य रूप से क्या हो गए? एकत्रित हो गए। और उन्होंने मिलकर मुख्य रूप से जो बनाया, उन्होंने मिलकर जो बनाया उसको क्या कह दिया गया? देखो मैं ये बना रहा हूं, बहुत सारे ऑर्गन बना दूं, बहुत सारे ऑर्गन नहीं, मतलब एक ऑर्गन बना रहा हूं मैं। ये टिश्यू ने मिलकर मुख्य रूप से क्या बना दिए? ये ऑर्गन बनाए। इसको क्या कहा जाएगा? ऑर्गन कह दिया गया। क्या कह दिया? ऑर्गन। अब इस प्रकार के बहुत, हाँ चलिए एक ऑर्गन के नाम ले लें आप, जैसे बक्कल कैविटी है, फेरिंग्स है, ईसोफेगस है, स्टमच है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, सीकम है, कोलोन है, रेक्टम है, एनस है। ये सभी ऑर्गन के नाम हैं। तो वो ऑर्गन मैंने आपको बताया, ये ऑर्गन मिलकर बने। वैसे ऑर्गन ने एक जैसे कार्य करने वाले एक संबंधित ऑर्गन जो थे, इन्होंने मिलकर मुख्य रूप से क्या बना दिया? ऑर्गन
सिस्टम बनाया। क्या बनाया बच्चों? ऑर्गन सिस्टम बनाया। ठीक, क्लियर। अब क्या अपनी बॉडी में एक ही ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है? ये जो अभी मैंने बताए थे, बॉडी के ऑर्गन के नाम बताए थे, इसको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल, या फिर आप डाइजेस्टिव सिस्टम कह दें, इसमें ग्लैंड को और अटैच कर देंगे। एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स मिलकर मुख्य रूप से क्या बना देते? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरिन से रिलेटेड। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मुख्य रूप से पूरी बॉडी में फ्लो होता रहता है। न्यूरॉन सिस्टम सोच समझ रेस्पॉन्स के सिस्टम जो होते हैं इससे रिलेटेड होते हैं। हार्मोन मुख्य रूप से अपनी बॉडी में रेगुलेट करने का कार्य करता है, यह मुख्य रूप से एंडोक्राइन सिस्टम। इस प्रकार के बहुत सारे सिस्टम मिलकर मुख्य रूप से क्या बना रहे हैं बच्चों? ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ऑर्गेनिज्म। दिखाई दे रहा है आपको? मैं यहां से थोड़ा सा लिखना, ऑर्गेनिज्म बनाया। अब यहां से बात आ गई ऑर्गेन, और एक जैसे ऑर्गेनिज्म यानी कि एक स्पीसीज बन गई। एक जैसे ऑर्गेनिज्म मिलकर मुख्य रूप से जो है वह क्या बना रहे हैं? पॉपुलेशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बच्चों? अभी मैं इनकी सबकी डेफिनेशन बताऊंगा, आप टेंशन ना लें। पॉपुलेशन बना रहे हैं, क्लियर। और पॉपुलेशन, भाई पॉपुलेशन जैसी एक ह्यूमन की हो गई, एक सिर्फ, फिर कुत्तों की अलग हो गई, बिल्ली की अलग हो गई, पेड़ पौधों की अलग हो गई, तो वो भी पेड़ पौधे, नीम है तो नीम की अलग है। अब इस प्रकार के कुत्ता बिल्ली मानव मुख्य रूप से जो है वह जो बना रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं, समुदाय। क्या कहा जाता है बच्चों? कम्युनिटी कहा जाता है, समुदाय कहा जाता है। क्लियर, विषय ध्यान रख लें। अब ये जो कम्युनिटी है, क्या ये कम्युनिटी है? ये बहुत सारी कम्युनिटी, डॉग की ले लें, ह्यूमन की ले लें, कैट की ले लें, ये मुख्य रूप से रह रहे हैं। इनका इंटरेक्शंस जो है आपस में, तो वह मुख्य रूप से क्या? इकोसिस्टम बना रहा है, पारिस्थितिक तंत्र। क्या बना रहा है बच्चों? इकोसिस्टम बना रहा है, यानी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कर रहा है। क्लियर हो गया। अब बहुत सारे, जैसे जंगल में चले जाएं तो पेड़ पौधों का मुख्य रूप से, पेड़ पौधों पर पक्षी भी रह रहे हैं, वीटल्स भी पाए जा रहे हैं, गिलहरी भी पाए जा रहे हैं। क्या पाया जा रहा है? गिलहरी भी मुख्य रूप से अपने जीवन को जी रहे हैं। तो एक ये क्या हो गया? एक इकोसिस्टम है। तालाब में चले जाएं, तालाब में मुख्य रूप से छोटी छोटी मछलियां हैं, मेढक भी रह रहे हैं, और कुछ पेड़ पौधे भी मुख्य रूप से उग रहे हैं। तो एक ये तालाब का इकोसिस्टम हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर बायोम बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बायोम मुख्य रूप से बना रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि बायोम में मुख्य रूप से आप क्या कर सकते, क्या ले सकते हैं? बहुत सारे बायोम जैसे हैं वह आप ले सकते हैं। डेजर्ट का ले सकते हैं। किसका ले सकते हैं? डेजर्ट का बायोम ले लीजिए, और आपका सीधे सीधे मतलब डेसिडुअस का ले लीजिए, ट्रॉपिकल प्लांट्स का ले लीजिए। मतलब बहुत सारे बायोम मिलकर जिसका निर्माण करते हैं उसको बायोस्फीयर कहा जाता है। बायोस्फीयर यानी जैव मंडल। किस नाम से जाना जाता है? जैव मंडल के नाम से जाना जाता है। ओ सॉरी, बायोस्फीयर लिखते हैं, बायो लिखना है अपना, बायो लिखना है, बायोस्फीयर। तो ये इस प्रकार से अपनी पृथ्वी पर जो संगठन लेवल पाया जाता है वो यह प्रकार का है। तो सुन लीजिए, चर्चा करते हैं अब। फर्स्ट, यहाँ स्पेस नहीं है चूंकि, तो डेफिनेशन यहाँ से मैं शुरुआत करूंगा, तो आपको लिखनी पड़ेगी, मैं बोलता चलूंगा, आप लिखते चलना डेफिनेशन को। देखिए, सबसे पहले मुख्य रूप से बताया जाता है कि सेल ने मिलकर टिश्यू बनाए, टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन बनाए, और ऑर्गन ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाए। ये तो एक शरीर का संगठन है, यह एक शरीर का संगठन है। इस प्रकृति में रहने वाले जीव का जो शरीर है उसका संगठन है। लेकिन वास्तविक तौर पर मुख्य रूप से जो जीव है, एक स्पीसीज है, वह एक ऑर्गेनिज्म है।
वह क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। तो अपना जो शुरुआत होती है वह कहां से होगी, इस ऑर्गेनिज्म से होगी। तो सबसे पहले आ जाइए, स्पीशीज की क्या डेफिनेशन दे सकते हैं आप लोग। कई बार मैं आपको स्पीशीज की डेफिनेशन बता चुका हूं, यानी ऑर्गेनिज्म कैपेबल इंटरब्रीडिंग, ऑर्गेनिज्म कैपेबल इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। लिख लीजिए, ऑर्गेनिज्म कैपेबल इंटरब्रीडिंग, ऑर्गेनिज्म कैपेबल इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। मतलब एक जाति के ऐसे जीव जो इंटरब्रीड करते हों और मुख्य रूप से फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को पैदा करते हों। शब्द समझ लीजिए, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को पैदा करते हो, यानी कि वह ऑफ स्प्रिंग जो है आगे चलकर पुनः एक संतान पैदा कर सके, वह ऑफ स्प्रिंग आगे चलकर एक पुनः संतान पैदा कर सके। इस वजह से मुख्य रूप से उसको क्या नाम दे दिया गया, ऑर्गेनिज्म कहा। ऐसा नहीं है घोड़ा गधा मिलकर म्यूल बना रहे हैं तो वो आगे चल के संतान पैदा नहीं करते कि सर वो ब्रीडिंग हो गई, आप लैब में जाकर ब्रीडिंग करा डालीजिए घोड़े गधे की, क्या करा डालिए, संतान पैदा होगी, म्यूल संतान पैदा होगी, लेकिन स्वाभाविक है कि वह आगे संतान पैदा नहीं कर सकेगी। तो डेफिनेशन यहाँ क्लियर है कि मतलब ऐसे जीव जो आपस में इंटरब्रीड करते हों तथा एक फर्टाइल संतान को पैदा करते हो, उसी को एक स्पीशीज या ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। क्लियर, ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई। चाहे तो आप मैं इसको ऊपर में डाल दूं, ऊपर लिख दूं डेफिनेशन को, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर धीरे धीरे ऊपर लिख देंगे। ले लीजिए, चलिए तो डेफिनेशन किसकी लिखनी है बच्चों, स्पीशीज की डेफिनेशन लिखनी है। तो स्पीशीज की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो वह देखिए, लिखिए ऑर्गेनिज्म कैपेबल इंटरब्रीडिंग देखिए जीव में क्या क्षमता पाई जा रही, इंटरब्रीडिंग की क्षमता पाई जाती है। ये पूरा एक ही वर्ड है, इंटर ब्रीडिंग की मुख्य रूप से क्षमता पाई जा रही है। क्या की क्षमता पाई जा रही है, इंटरब्रीडिंग। देखिए लैब में आप चाहे किसी की भी करा लो, इंटरब्रीडिंग का मतलब क्या हुआ, कुत्ता बिल्ली भी कर जाएंगे, क्या कुत्ता बिल्ली भी इंटरब्रीड कर रहे हैं। लेकिन अब जो शब्द आ रहा उस पर ध्यान आपको देना है, क्या अब जो शब्द आ रहा उस पर, एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल, दिखाई देगा, ऑफ स्प्रिंग। सिर्फ इंटरब्रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि सेक्स करना, मतलब संतान पैदा करना। घोड़े गधे का भी आप लैब में ले जाकर कराएंगे तो संतान पैदा होगी, लेकिन क्या वह जो संतान पैदा होगी वह फर्टाइल होगी क्या, प्रश्न ये होता है। उसको वास्तविक तौर पर मुख्य रूप से स्पीशीज कहा जाता है। इंटरब्रीड करें और फर्टाइल संतान पैदा करें, ये आगे चलकर अपने वंश को बनाए रखें, तब मुख्य रूप से इसको क्या कहा जाता है, एक स्पीशीज कहा जाता है। अब देख लीजिए पॉपुलेशन, दूसरा स्टेप आता है। चाहे यहां आप ह्यूमन की स्पीशीज देख लीजिए, कुत्ते की देख लीजिए, बिल्ली की देख लीजिए, सरसों की देख लीजिए, गेहूं की देख लीजिए, मटर की देख लीजिए, पाइसम सटाइबम। जैसे कि ह्यूमन की क्या है, आपका जो होमोसेपियंस कैनिस फैमिलियरिस यानी फैमिलिस कुत्ता है, क्या तो आपका दूसरा जैसे मस्टर्ड की है, क्या ब्रेसिका कंप्रेस्टिस स्पीशीज है। पाइसम सटाइबम मटर की यानी सटाइबम जो है इसकी स्पीशीज है। तो स्वाभाविक है ये क्या है, स्पीशीज है, यही जब आपस में करेंगे तो वही आगे फर्टाइल संतान पैदा करेंगे। तो देखिए अब देखते हैं
पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग, ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम, अब इसका पहली मतलब समझ लो, फिर आगे चलते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन ए एरिया, एक ये एरिया है, इस एरिया में जब ये आपस में फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, ये आपस में फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, क्या भाई? ह्यूमन की जनसंख्या चाहे आपके दिल्ली की हो, चाहे एमपी की हो, चाहे हरियाणा की हो, कहीं की भी हो, तो वह आपस में क्या करेंगे? इंटरब्रीडिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वही चीज मैं लिखने जा रहा हूं, ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन एन एरिया, लिविंग इन एन एरिया एंड जनरली इंटरब्रीड। क्लियर? जनरली इंटरब्रीड। अब आप कहोगे सर ऊपर की डेफिनेशन और ये तो एक ही चीज हो गई। देखिए भाई, एक चीज तो है ही, एक स्पीसीज एक पर्टिकुलर जिस एरिया में रह रही है, निवास कर रही है, उसी को, उस पूरे समूह को देखिए, ये जहां रह रहा है, तब उसको क्या कहा जा रहा है? पॉपुलेशन कहा जा रहा है। एमपी में रहने वाली सेपियंस को पॉपुलेशन कहा जा रहा है। एमपी में रहने वाली सेपियंस को पॉपुलेशन कहा जा रहा है। एमपी में रहने वाले फैमिलियरिस यानी कुत्ते की जाति है, उसको मुख्य रूप से क्या कहा जा रहा है? पॉपुलेशन कहा जा रहा है। विशेष ध्यान ये देना, इस वजह से यहां लिख दिया ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज लिविंग इन एन एरिया एंड जनरली इंटरब्रीड। सामान्य तौर पर वह मुख्य रूप से क्या करते हो? इंटरब्रीड करते हैं, उसी को पॉपुलेशन कहते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया, एमपी मान लो, दिल्ली मान लो, हरियाणा मान लो, इसमें जो एक जाति के लोग रह रहे हैं, वह आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं। आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरब्रीड कर रहे हैं। उसी को मुख्य रूप से क्या कहा गया? पॉपुलेशन के नाम से जाना गया। क्लियर? तो ये आपकी पॉपुलेशन हो गई, ये डेफिनेशन, ये दूसरे नंबर का पॉइंट हो गया। कौन सा? दूसरे नंबर। अब तीसरे नंबर का आता है कम्युनिटी, आपस में इंटरेक्ट करने वाली पॉपुलेशन को। देखिए एक दूसरे से रिलेटेड है, तभी मैं एक साथ लिख रहा हूं। देखिए आपस में इंटरेक्ट करने वाली पॉपुलेशन जो एक एरिया में रहती है, आपस में इंटरेक्ट करने वाली पॉपुलेशन जो एक एरिया में रहती है। चलो आ जाओ यहां पर। एक भैया ये है, ये है और एक ये है। डिफरेंट कलर के एनिमल बना दिए। ये सेपियंस की है, ये फैमिलियरिस की है, और ये कोई अन्य मान के चले, बॉस बबल्स भैंस की है। तो स्वाभाविक है ये एक एरिया में रह रहे हैं। ये कहां रह रहे हैं? एक एरिया में रह रहे हैं। तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन है, पारस्परिक संबंध है, तो वह जीव जो है क्या, एक आपस में इंटरेक्ट करने वाली पॉपुलेशन जो एक एरिया में रहती, उसको क्या कहते हैं? कम्युनिटी। यानी इसमें डॉग की भी आ गई स्पीसीज, ह्यूमन की भी आ गई, बिल्ली की भी आ गई, क्या बिल्ली की भी आ गई, तो कई प्रकार के। तो इसको क्या कम्युनिटी कहते? समुदाय। क्या कह दिया? समुदाय के नाम से। यानी बहुत सारे लोग जिस स्थान पर रहते हैं उसको क्या कहते हैं? कम्युनिटी या समुदाय के नाम से जाना जाता है। क्लियर? पहली बात तो ये। अब थोड़ा सा अगला जो आता है फोर्थ नंबर का, देखिए इकोसिस्टम यानी कि यहां लिखा जाए इकोसिस्टम,
देख लीजिए इकोसिस्टम क्या होता है। कम्युनिटी इंटरेक्शन विद नॉन लिविंग कंपोनेंट, कम्युनिटी इंटरेक्शन विद नॉन लिविंग कंपोनेंट या फैक्टर, नॉन लिविंग कंपोनेंट या, अब चूंकि लिविंग फैक्टर कर दीजिए यहां, देखिए चलिए आ जाइए अपनी लाइन पर। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र हिंदी में कहा जाता है। ये क्या कह रहा है, कम्युनिटी यानी कि ये वाले ब्लू कलर के, ब्लैक कलर के, रेड कलर के, इनका इंटरेक्शन किसके साथ रहता है, नॉन लिविंग फैक्टर के साथ रहता है। एफओसी नहीं होता, एफ ए, नॉन लिविंग के साथ जो रहता है। तो स्वाभाविक है कि मैं यहाँ ये बिंदी बिंदी किए देता हूं, ये नॉन लिविंग फैक्टर हो गए। ये कौन से फैक्टर हो गए बच्चों, नॉन लिविंग फैक्टर हो गए। तो इनका जो इंटरेक्शंस होता है लिविंग बीइंग के साथ, इन ब्लैक का, रेड का, ब्लू का, जो एनिमल्स हैं, स्पीसीज हैं, पॉपुलेशन है, इनका जो नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन है, जैसे टेम्परेचर है, सॉइल है, सनलाइट है, क्या टेम्परेचर, सॉइल, सनलाइट, वाटर वगैरह जो है, तो इनका और लिविंग बीइंग का जो इंटरेक्शन है, जिसको आप इकोलॉजी पीछे कह के आए, क्या इकोलॉजी कहा था, इसकी स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है। तो स्वाभाविक है उसी को क्या कह दिया, पूरे को क्या कह दिया, इकोसिस्टम कह दिया। क्या कह दिया, इकोसिस्टम कह दिया। कह दिया क्लियर। अब एक बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर, अब देखिए मैं इकोसिस्टम को यहां, चूंकि मुझको अब ये भी मिटाने जा रहा हूं, देखिए ये मैं मिटाने जा रहा हूं, देखिए ये धीरे धीरे सब मिटलते जा रहे हैं। देखिए इसको मैं थोड़ा सा अलग लेकर बनाना चाहूंगा। ये एक प्लांट है, इस पर आपकी गिलहरी भी रह रही है, पक्षी भी रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, पक्षी, और बीटल्स भी रह रहे हैं। तो स्वाभाविक है ये अलग अलग मुख्य रूप से क्या है भैया, देखो गिलहरी को स्क्वेरल कहते हैं, पक्षी को वर्स कहते हैं, बीटल्स ब्लैक वाले जो रहते हैं वो, ये मुख्य रूप से क्या है, सभी अलग अलग स्पीसीज है, पेड़ भी एक अलग स्पीसीज है। तो ये पूरा जो आपस में इनका इंटरेक्शंस है, इसका जो आपस में इंटरेक्शन है, कम्युनिटी इंटरेक्शन विद नॉन लिविंग कंपोनेंट। अब यहां मतलब क्या है, सॉइल है, टेम्परेचर है, रेनफॉल है, क्या रेनफॉल है। तो इन सभी का इसके साथ जो इंटरेक्शन है उसको मुख्य रूप से आपने क्या कहा था, इकोसिस्टम कहा था। क्या कहा था, कम्युनिटी इंटरेक्शन विद नॉन लिविंग फैक्टर, यानी नॉन लिविंग फैक्टर के साथ जो मुख्य रूप से इंटरेक्शन रहता है उसको इकोसिस्टम। अब एक इकोसिस्टम ये हो गया, दूसरा आ जाइए, मैं इकोसिस्टम बनाने जा रहा हूं। चलिए ये क्या है, जो भी बनाने जा रहा हूं मैं वो देखते चले, बस ये नहीं कहे कि सर ये चीज है। ये फिश है बहुत सारी, ये क्या है, ये देखो मैंने बनाए दूसरे, फ्रॉग बना दिए। तीसरे मुख्य रूप से वहाँ जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो, और नॉन लिविंग मुख्य रूप से वाटर है, इसमें सॉइल पाई जाने वाली, इसको टेम्परेचर मिलने वाला, तो वो ये नॉन लिविंग फैक्टर, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। अगला जो इकोसिस्टम, चाहे क्रॉप्स का इकोसिस्टम लोगे या अन्य कोई इकोसिस्टम लोगे, उसमें नॉन लिविंग फैक्टर सेम होंगे। तो उस पूरे को मिलाकर एक साथ क्या कहा जाता है बच्चों, वायोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वायोम के नाम से जाना जाता है। यानी बहुत सारे इकोसिस्टम जहां टेम्परेचर, सॉइल, रेनफॉल ईटीसी सभी समान हों। कैसे हों, सभी समान हों, उसे वायोम कहा जाता है। यानी बहुत सारे इकोसिस्टम, जैसे ये प्लांट का इकोसिस्टम था, ये पॉन्ड का इकोसिस्टम था, इसी प्रकार से क्रॉप्स का इकोसिस्टम आ जाए
तो बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर जिसका निर्माण करते हैं उसको क्या कहा जाता है, वायोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, वायोम कहा जाता है। और इस प्रकार से बहुत सारे वायोम मिलकर, अब मैं अभी डायग्राम आपको दिखाने जा रहा हूं वायोम के, बहुत सारे वायोम मिलकर मुख्य रूप से जिसका निर्माण करते हैं उसको बायो स्फीयर कहा जाता है या जैव मंडल के नाम से जाना जाता है। देखिए मेरी उंगली रखी हुई है, बायोस्फीयर या जैव मंडल के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम्पल पे ले लीजिए वायोम थार का डेजर्ट मुख्य रूप से मैं डायग्राम चलिए बताने जा रहा हूं। आप पहले डायग्राम देख लीजिए। एनसीईआरटी में कौन कौन से आपके बायोम दर्शाए गए हैं, क्या कौन कौन से बायोम दर्शाए गए। देखिए ये देखिए, ये 4 डायग्राम आपके मुख्य रूप से दिए गए हैं। क्या 4 डायग्राम दिए गए हैं। तो आप सीधे सीधे मुख्य रूप से ये देख रहे हैं, यहाँ सूखा सा नजर आ रहा है, इस जगह ये दिखाई दे रहा है। तो स्वाभाविक ये डेजर्ट, कौन सा, ये कैसा है, डेजर्ट है। चलिए ऐसे मैं दिखा रहा हूं, ये कौन सा है, सूखा सूखा नजर आ रहा है, तो ये डेजर्ट होगा, यानी यहाँ पानी की कमी होगी। तो देखिए चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर लिखा भी है डेजर्ट। क्लियर। फिर आपके देखेंगे कि ये वाला जो पहले नंबर का जो है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हरियाली दिखाई दे रही है, अधिकतर हरियाली, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ये मुख्य रूप से आप देख रहे हैं ये डेसिडुअस फॉरेस्ट का बायोम है। और ये चौथे नंबर पर देख रहे हैं कि ये देखो ये नीला नीला दिखाई दे रहा है, तो यहाँ समुद्र जैसा दिखाई दे रहा है, तो स्वाभाविक सी कोस्ट है। ये बहुत सारे वायोम हैं। इन बहुत सारे वायोम ने मिलकर मुख्य रूप से क्या बना दिया, आपका बायोस्फीयर बना दिया। तो ये आप देख लीजिए एक बार डायग्राम को अच्छे तरीके से। देख रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे वायोम ने मिलकर मुख्य रूप से क्या बना दिया, आपका बायोस्फीयर बना दिया। तो यही इस पृथ्वी का हाई लेवल का ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, या आप सीधे सीधे कह दीजिए, अधिकांश बुक्स में मुख्य रूप से बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से मुख्य रूप से सीधे सीधे आपके क्या कह दिया गया, कम्युनिटी कह दिया, कम्युनिटी से मुख्य रूप से इकोसिस्टम आ गया, इकोसिस्टम से बायोम, और बायोम से बायोस्फीयर। इस प्रकार से पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पाया जाता है। तो ये मुख्य रूप से आपका, अब मुख्य रूप से सीधे सीधे क्या आता है, मैं आपको यहाँ मुख्य रूप से बायोम को लेकर, मुख्य रूप से इकोसिस्टम को लेकर बना दूं। जैसे ये आपका एक बनाया था, यहाँ मुख्य रूप से आपका दूसरा होगा, यहाँ तीसरा होगा। तो आपकी चलिए बोर्ड पे ना बनाते हुए मैं आपके इसमें जो दिया हुआ है एनवायरनमेंट में कौन कौन से जो हैं मैं आपको बता देता हूँ। बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रेस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। देखिए ये आपका एक बायोम का मुख्य रूप से दिए हुए हैं कि बायोम में मुख्य रूप से क्या क्या है। तो देखिए ये आपका टेम्परेचर जा रहा है, नीचे -15 है, नीचे आप देख रहे हैं, तो माइनस मुख्य रूप से क्या दर्शाया जा रहा है, 15 दर्शाया जा रहा है, फिर ऊपर 10, ऊपर 5, ऊपर 0। तो यानी ये जो है ये पूरे ये माइनस वाले में रह रहे हैं, यानी कि मुख्य रूप से सीधे सीधे कहा जाए कि ठंडे इलाके में रह रहे हैं, यानी आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा वाला जो एरिया है वो मुख्य रूप से ठंडे एरिया में रहता है। फिर यहाँ चले जाइए, ये देखिए ये पूरा डेजर्ट वाला है, डेजर्ट बायोम है मुख्य रूप से, यानी राजस्थान वाला एरिया जहाँ पानी की कमी होती, टेम्परेचर अधिक होता है, तो ये टेम्परेचर राइज हो रहा है 0 से सीधे बड़ा 5, 10, 15, 20, 25 ये ऊपर। फिर इसी के बगल से मुख्य रूप से ग्रासलैंड, यानी जहाँ घासें पाई जाती हैं, तो वो इकोसिस्टम हो गया। फिर आपका टेम्परेट फॉरेस्ट वाला, कौन सा, टेम्परेट फॉरेस्ट वाला, और फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यानी कि अमेजन का जो फॉरेस्ट है वो। इस प्रकार से मुख्य रूप से पूरा का पूरा बताया जाता है। यदि चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको मैं बना देता हूं, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट बच्चों। इसको ये जो मैंने बनाया था अभी, इसी को दूसरे रूप में मैं बना देता हूं यहां। देख लीजिए, तो ये पूरा कोई एक वायोम है, बहुत सारे इकोसिस्टम आपके
तो यहां से सीधे सीधे में -15 -10 टेम्परेचर चल रहा है, -5 और 0, फिर यहां से 5 10 15 20 और 25 कर दो। ठीक है, तो ये हो गया प्रिसिपिटेशन एरिया जो मुख्य रूप से जो बताया जा रहा है 50 100 150 200 250 300 एंड 350। बहुत है इतना। अब इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से रह रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में देना है। तो ये वाला जो 0 जो है यहाँ जो है, यहाँ तक टेम्परेचर यानी कि माइनस में चल रहा है, -15 10 5 -15 10 5। तो स्वाभाविक है, सीधे सीधे मुख्य रूप से ये कहा जा रहा है कि इस जगह जो है यह मुख्य रूप से आपका जो एरिया है वह किसका, ठंडे वाले का है। तो कौन सा, आर्कटिक एंड अल्पाइन, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा एरिया है। कौन सा, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा मुख्य रूप से जो एरिया है वह इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आएगा। क्या, वह इसके अंतर्गत आएगा। दूसरा मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो है, ये वाला बेल्ट जो है, ये वाला बेल्ट रेड कलर का बना रहा हूं, तो ये जो है वह डेजर्ट का एरिया आएगा। कौन सा एरिया आएगा, डेजर्ट एरिया वाला। कौन सा एरिया, डेजर्ट वाला एरिया आ गया। अब मुख्य रूप से सीधे सीधे बताया जाए कि इसी के बगल से यहां ये वाला जो है बेल्ट, ये वाला ब्लैक से नहीं ब्लू से बनाता हूं, ये कौन सा इकोसिस्टम, ये ग्रास लैंड, क्या, ग्रास लैंड का आ गया। क्लियर। अब इसी के मुख्य रूप से यहां देखेंगे आप, ये वाला यहां आपको दूसरे रंग से मैं बना के दिखाऊं, ये वाला, क्या, ये वाला जो मुख्य रूप से वह है आपके कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कौन सा, कॉनिफेरस के जंगल हैं। फिर ये जो चला गया, ये देखो, ये जो जा रहा है ये आपका ये लंबा गया, देखिए ये वाला, ये अमेजन फॉरेस्ट है। ये कौन सा फॉरेस्ट है बच्चों, अमेजन यानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कौन सा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी अमेजन। इस प्रकार से मुख्य रूप से ये आपके एक इकोसिस्टम, ये हो गया, ये हो गया, ये तो जो पूरे के पूरे मुख्य रूप से आर्कटिक एंड अल्पाइन में पाए जा रहे हैं वो ये है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब इसमें जो नॉन लिविंग फैक्टर पाए जाते हैं, क्या नॉन लिविंग फैक्टर पाए जाते हैं, उन पर मुख्य रूप से आप और हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। पहले, उससे पहले कुछ निके वगैरह बर्ड हैं, आवास क्या, हैबिटेट क्या है, इन पर मुख्य रूप से पहले इसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, मैं डाल दूं। देखिए, अब आप थोड़ा सा, मैं मुख्य रूप से वहां एक कुछ बर्ड लेकर आया था, परिवेश क्या होता है, वास स्थान, हैबिटेट, मुख्य रूप से ये जो बर्ड थे इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूं, तो वो चर्चा पहले कर लें। तो देखिए, आवास, हैबिटेट, वास स्थान छोड़ो, सब जानते हैं आवास या वासस्थान एक ही चीज होता है। ये मुख्य रूप से क्या होता है, अजैविक कारकों से बना वह भाग, लिख दीजिए, अजैविक कारकों से बना वह भाग या स्थान जहां पर जीव, वह भाग या स्थान जहां पर जीव निवास करता हो, कारकों से बना वह स्थान
जहां पर जीव निवास करता है उसे आवास या हैबिटेट या वास स्थान के नाम से जान। अजैविक कारक यानी कि वही आगे अजैविक कारक को यहां मैं फिर एक बार कर देता हूं। टेम्परेचर बहुत महत्वपूर्ण, सॉइल, वाटर, क्या, और सनलाइट, ये सभी मुख्य रूप से, यदि नहीं लिखना चाहे सनलाइट तो चल जाएगा आपका मेन है, और रेनफॉल, सनलाइट ये चल, रेनफॉल लिख दिए बार बार, ये चीज, तो ये सभी पाए जाते होंगे तभी मुख्य रूप से वहां लिविंग जीवित रह पाएगा और वो कर पाएगा। उदाहरण से ले लीजिए, आपको एग्जाम्पल पे आपका बताया था मैंने, आपका फॉरेस्ट ले लीजिए, अभी पौंड का ले लीजिए, चित्र बना के बताए थे मैंने पीछे, क्या पौंड का ले लीजिए, चाहे नदी का ले लीजिए, समुद्र का ले लीजिए, मरुस्थल का ले लीजिए, चाहे कहीं का भी ले लीजिए। क्लियर? तो जीवों से उनके आवास के अनुसार अनुकूलन पाया जाता है, जीवों में उनके आवास के अनुसार अनुकूलन पाया जाता है, ये विशेष ध्यान रखना। तो अनुकूलन से तात्पर्य क्या, ऑर्गेनिज्म में मुख्य रूप से एडेप्टेशन की पावर पाई जाती, क्षमता पाई जाती है। कोई जीव यदि मुख्य रूप से सपोज दैट डेजर्ट एरिया में रह रही है जहां पानी की कमी है, तो वहां जैसे कैक्टस जैसे पौधे होते हैं तो उनकी पत्तियां जो है स्पाइन में मॉडिफाइड हो जाती हैं, स्पाइन में मुख्य रूप से मॉडिफाइड हो जाती, कांटे में। तो अब निकाल लो पानी वाष्पोत्सर्जन क्रिया कैसे, पानी की पहले से कमी है, पानी की पहले से कमी है और मुख्य रूप से पानी को बाहर और निकाल दो, पानी को बाहर, तो इस वजह से मुख्य रूप से कहा जाता है कि ये कंडीशन मुख्य रूप से डेजर्ट एरिया में, वहां के लिए ऊंट पर्याप्त होता है, डेजर्ट के लिए मुख्य रूप से ऊंट बनाया गया, क्यों, क्योंकि यह पानी को एक बार लेकर बहुत समय तक मुख्य संग्रहित रखता है, और सूखा एरिया होता है तो उसके जो पैर होते हैं वो पैड वाले होते हैं जिससे आसानी से मुख्य रूप से वो चल सकते हैं। नदी का ले लीजिए, पौंड का ले लीजिए, तो यहाँ मछलियां पाई जाती हैं, मछलियां पाई जाती, तो मछलियों में यहाँ गिल्स होते हैं जो रेस्पिरेशन का कार्य करते हैं, और फिन्स पाए जाते हैं जो तैरने का कार्य, यानी कि मछली उस पानी में रहने के लिए मुख्य रूप से क्या हो गई, अनुकूलित हो गई, उस पानी में रहने के लिए मुख्य रूप से अनुकूलित हो जाती हैं। ये फिश जो हैं वह फ्रेश और साल्ट वाटर में मुख्य रूप से रहती हैं, स्वच्छ एवं समुद्री दोनों प्रकार के वातावरण में रह लेती हैं। जैसे एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, हिल्सा फिश जो है, हिल्सा फिश है वह फ्रेश वाटर और आपका जो मेराइन वाटर होता है उन दोनों में मुख्य रूप से निवास कर लेती। तो इस वजह से मैंने सीधे सीधे क्या है, जीवों में उनके आवास के अनुसार, जिससे ध्यान रखना, ये पॉइंट आपको नोट आउट करना है, जिससे ध्यान रख लीजिए, जीवों में उनके आवास के अनुसार अनुकूलन, अडेप्टेशन, क्या, अनुकूलन या अडेप्टेशन मुख्य रूप से होता है। विशेष ध्यान दें, उनके जीव जिस वातावरण में रह रहा है उसके अनुसार ही अनुकूलन या क्या होता है, अडेप्टेशन की क्रिया मुख्य रूप से होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। चाहे कोई भी जीव हो, जिस वातावरण में रहेगा, जिस एनवायरनमेंट में रहेगा, उसको यदि जीवित रहना है तो अपने आप को उसके अनुसार ढालना ही पड़ेगा, ढालना ही पड़ेगा, एक चीज ये। ठीक, दूसरी मुख्य रूप से आती है निकेत, हिंदी में इसको यदि किताब में देखेंगे तो निकेत लिखा होता है, क्या, यदि बुक्स में देखोगे तो क्या लिखा होगा, निकेत लिखा होगा। तो भैया ये शब्द क्या होता है, इस शब्द को भी जान लें, किसी विशिष्ट आवास का वह विशेष भाग, लिख दूं, किसी विशिष्ट आवास का वह भाग, थोड़ा सा मैं जरा ये कर लूं, हवा चल रही है, क्या, किसी विशिष्ट आवास का वह भाग, वह विशेष भाग वह विशेष भाग
विशेष भाग से आपका तात्पर्य है विशेष स्थान भी हो सकता है बच्चों। क्या हो सकता है? विशेष स्थान भी हो सकता है। जो किसी जीव द्वारा यानी ऑर्गेनिज्म द्वारा, जीव द्वारा उपयोग, अच्छा ब्लू से लगातार लिख रहा हूं, दिखाई दे रहा है, विजुअल है, वैसे विजुअल है, उपयोग लाया जाता है, उपयोग लाया जाता है, उसी को मुख्य रूप से क्या कहते हैं? निकेत कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? निकेत कहा जाता है। देखिए, किसी विशिष्ट आवास, सुन लीजिए, किसी विशिष्ट आवास का वह विशेष भाग, वह विशेष भाग जो किसी जीव द्वारा उपयोग लाया जाता है, यह परिस्थिति, यह परिस्थिति की, यह परिस्थिति की मुख्य रूप से आपकी सहनशीलता, सहनशीलता का परास दर्शाता है। यह मुख्य रूप से परिस्थिति, पूरा लिख दूं, लाया जाता है, यह परिस्थितियों की सहनशीलता, सहनशीलता का परास दर्शाता है। ठीक, किसी विशिष्ट आवास का वह विशेष भाग, फॉर एग्जाम्पल ये एक आवास है, इसका ये विशेष भाग है, ये वाला इसका किसी एनिमल के लिए विशिष्ट भाग है, जो किसी जीव द्वारा उपयोग लाया जाता, मैं इसका उपयोग कर रहा हूं, यह परिस्थितियों की सहनशीलता को मुख्य रूप से दर्शाता है, परास को दर्शाता है, उसी को क्या कहा जाता है? निकेत कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू हचिंसन साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू हचिंसन साइंटिस्ट के अनुसार मुख्य रूप से ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। नंबर एक, आधारभूत निकेत, आधारभूत निकेत। तो सुन लीजिए, यह क्या होगा? यह बहुविधीय निकेत होता है जिसका पूर्ण उपयोग एक जाति कर सकती है। यह बहुविधि यानी मल्टी डायरेक्शनल एक तरीके से होती है, जिसका पूर्ण उपयोग मुख्य रूप से एक जाति कर सकती है, एक जाति कर सकती है। यहां पर अन्य जातियों का किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं होती। यहां यानी कि सीधे सीधे मैं ये कह दूं, देखिए ये एक कोई एरिया है, यहां सिर्फ एक जाति ही निवास कर रही है, सेपियंस सपोज दैट निवास कर रही है, तो इसका किसी दूसरी जाति के बीच में कोई भी प्रतिस्पर्धा ही नहीं है, किसी दूसरी जाति के बीच में कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं, तो उसी को क्या कहा जाता है? आधारभूत निकेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? आधारभूत निकेत कहा जाता है। दूसरा आता है वास्तविक निकेत। तो यहां ये कर लीजिए कि जहां पर स्पर्धा के कारण एक जाति छोटे भाग का ही उपयोग कर पाए, क्या ऐसा विशिष्ट भाग जहां पर स्पर्धा के कारण एक जाति एक छोटे से भाग का, ये स्पर्धा है मतलब बहुत सारे एनिमल हैं, यहाँ बहुत सारी जातियां रह रही हैं, तो एक जाति जो है वह एक जाति मुख्य रूप से सिर्फ इस एरिया का ही उपयोग कर पा रही, इस एरिया का रेड कलर का जो दर्शाया गया उपयोग कर पाई, छोटे भाग का ही उपयोग कर सकता है। अर्थात प्रत्येक जाति का एक निकेत होता है, प्रत्येक जाति का एक निकेत होता आता है। जब दो जातियों एक साथ निकेत में रहना पड़ता है तो एक को निष्कासित कर दिया जाता है। एक घर में रख लीजिए, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, मानव भी है और भैंस भी, एक कमरे में बंद कर दी, उसका एक एरिया, तो मुख्य रूप से दो जैसे से कुत्ता और मानव को लेके चले, कुत्ता बिल्ली को ले ले, मानव तो नहीं, कुत्ता बिल्ली को ले ले, तो स्वाभाविक है कि एक जाति का एक विशिष्ट स्पेस होता है, स्थान होता है, तो यहां आपस में प्रतिस्पर्धा होगी कुत्ते और बिल्ली के बीच में, तो एक को मुख्य रूप से क्या कहा जाएगा? जब परेशान हो जाएगा मालिक, तब ये कहेगा ऐसा करो, इस बिल्ली को निकाल के बाहर आओ या इस कुत्ते को बाहर निकाल दो। क्यों? क्योंकि ये आपस में बहुत लड़ रहे हैं, हम रह नहीं पा रहे हैं सही ढंग से। तो क्या हुआ? उनके बीच में प्रतिस्पर्धा हुई, तो वह वास्तविक निकेत कहलाता है। वही निकेत क्या कहलाता है?
वास्तविक निकेत, दूसरे नंबर का निकेत लिख लीजिए, मैं जगह ना होने के कारण लिख नहीं पा रहा हूं, लिखिए वास्तविक निकेत। जहां पर स्पर्धा के कारण, जहां पर स्पर्धा के कारण एक जाति छोटे भाग का ही उपयोग करती है, एक जाति छोटे भाग का ही उपयोग कर सकता है, अर्थात प्रत्येक जाति, अर्थात प्रत्येक जाति का एक निश्चित निकेत होता है। निश्चित शब्द बोलने की जरूरत नहीं है, एक प्रत्येक जाति का निकेत होता है, यानी एक विशिष्ट भाग होता है, विशिष्ट भाग होता है। अतः जब दो जातियां को एक निकेत में रहना पड़ता है, अतः जब दो जातियों को एक निकेत में रहना पड़ता है तो एक जाति को निष्कासित कर दिया जाता है। डायग्राम के माध्यम से समझ लें आप। देखिए इसको मैं मिटा दूं आवाज को, निकेत को थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे होंगे आप लोग, मैं डायग्राम के माध्यम से निकेत को बताना चाहूंगा। देखिए समझिए, ये कोई एक विशिष्ट भाग है, ये वाला, इस विशेष मतलब एक ये एरिया है, ये क्या है लिखा है ना, किसी विशिष्ट आवास का वह भाग, नहीं वह विशेष भाग, वह विशेष भाग जो किसी जीव द्वारा उपयोग लाया जाता है। अब ये मैं हूं, मेरा एक विशेष भाग है, तो ये ह्यूमन लिख दिया जाए, यानी एक स्पीसीज हो गई, ये मेरे द्वारा उपयोग में लाया जाता, तो ये एक निकेत है मेरा, ये एक निकेत है, क्या है, मेरा एक निकेत है, ये मान के चलें। अब यहां दूसरा है, ये डॉग रह रहे हैं, तो ये इस पूरे विशिष्ट आवास का वह विशेष भाग है जिसमें डॉग रह रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से क्या रह रहे हैं, कैट रह रहे हैं, यहां क्या है, कॉकरोच हैं, कॉकरोच हैं, तो विशेष भाग है, ये इसका निकेत है, ये कैट का निकेत है, ये डॉग का निकेत है, ये कॉकरोच का निकेत है। यानी यहाँ किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं है आपस में, क्योंकि ह्यूमन ह्यूमन रह रहे हैं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, इस डॉग के बीच में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कॉकरोच को एक ही स्पीसीज के लोग रह रहे हैं, तो वही है आधारभूत है। यह बहुविधीय निकेत होता है जिसका पूर्ण उपयोग एक जाति कर सकती है, यानी कि यहाँ का पूर्ण उपयोग ह्यूमन करेगा, इसका कैट करेगा, इसका डॉग करेगा, इसका कॉकरोच करेगा, तो यह आधारभूत निकेत है। यह कौन सा निकेत है, आधारभूत निकेत है। अब सपोज दैट मैं इसके एक विशिष्ट एरिया को निकेत मान लूं, ये ब्लू कलर का जो है, इसमें मुख्य रूप से क्या रह रहे हैं, दो जातियों को अपन रख दो, दो जातियों को रख दें, चलिए चलो ये सभी को रख देते हैं, तो सभी को रखते हैं, तो स्वाभाविक है कि ह्यूमन, कैट, डॉग, कॉकरोच, तो इनके बीच में क्या होगा, जहां पर स्पर्धा के कारण एक जाति छोटे भाग का ही उपयोग कर सकती है, इस पर एक निकेत है, एक निकेत है वहां, उसमें बहुत सारी जातियां रह रही हैं, तो वह एक जाति जो है छोटे से भाग का ही उपयोग कर सकता है, अर्थात प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट भाग जो है वह एक निकेत होता है, प्रत्येक जाति का एक निकेत होता है। लेकिन यही, इसी को मैं पूरा एक निकेत बना देता हूं, यही देख लीजिए, ये पूरा एक निकेत हो गया, यही डॉग रह रहे हैं, यही ह्यूमन रह रहा है, और यही आपका कैट है, तो स्वाभाविक है इनके बीच में क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होगी, इनके बीच में क्या होगी बच्चों, प्रतिस्पर्धा होगी। तो प्रतिस्पर्धा होने पर मुख्य रूप से क्या होगा, एक निकेत में रहना पड़ेगा, तो स्वाभाविक है जब इनको एक निकेत में रहना पड़ रहा है तो एक ये ह्यूमन है, इनको मुख्य रूप से क्या कर देगा, निष्कासित कर देगा। क्या, क्यों, क्योंकि कुत्ता बिल्ली रह रहे हैं तो निश्चित है इनमें लड़ाई होगी, जब लड़ाई होगी तो ये ह्यूमन डिस्टर्ब होगा, ये ह्यूमन डिस्टर्ब होगा। यदि अपन तो सिर्फ दो जीव को ले लें, चलो ह्यूमन को हटा दें, डॉग और कैट क्या एक स्पेस पर रह सकते हैं, एक एरिया में, यानी एक उसके निकेत में रह सकते हैं, भैया नहीं रह सकते। क्यों, क्योंकि प्रतिस्पर्धा होगी, तो जो वहां पावरफुल होगा वह एक दूसरे को भगा देगा, निष्कासित कर देगा उस एरिया से, तो जा यहां नहीं रह पाएगा, तो मुख्य रूप से वह जो है वह वास्तविक निकेत कहलाता है। वह क्या कहलाता है, वास्तविक निकेत कहलाता है। तो लिख लीजिए डेफिनेशन वास्तविक निकेत की। अब
लिख लीजिए, जहां पर स्पर्धा के कारण एक जाति छोटे भाग का ही उपयोग कर पाए, स्पर्धा के कारण एक जाति एक छोटे से भाग का ही उपयोग कर पाए, वह उसका एक निकेत होता है। अर्थात जब किसी एक निकेत में दो जाति निवास करती हैं, अर्थात जब किसी एक निकेत में दो जाति निवास करती हैं, तो एक को निष्कासित कर दिया जाता है, वह वास्तविक निकेत कहलाता है। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखना, आवास और निकेत में अंतर जरूर याद कर लेना। ये आप इसकी फोटो को मतलब स्क्रीनशॉट लेना चाहो, जो भी लेना चाहो। अब आप और हम लोग गुड बाय करते हैं, बहुत है। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, उस टॉपिक में मुख्य रूप से आप और हम लोग जो एबायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके बाय। यदि अच्छा लगे तो निश्चित है शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके बाय।